इन हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है महाभोज उपन्यास, जो मन्नू भंडारी द्वारा रचित उपन्यास है। तो चलिए आज इसका अध्ययन करते हैं। महाभोज उपन्यास जो है मन्नू भंडारी द्वारा रचित उपन्यास है, जो राजनीतिक पृष्ठभूमि पर रचा गया उपन्यास है, जिसमें यह दिखाने का प्रयत्न किया गया है कि किस तरह से जो भ्रष्ट नेता रहते हैं वो अपनी चाटुकारिता की वजह से या अपनी कूटनीति के कारण किस तरह से जनता को उल्लू बनाते हैं और किस तरह से उसका शोषण करते हैं और किस तरह से दांवपेच खेल कर अपनी गद्दी पे बने रहते हैं। इसी को दर्शाने के लिए इन्होंने बहुत ही अच्छा उपन्यास लिखा है महाभोज। और महाभोज ये टाइटल क्यों रखा ये हम अंत में देखेंगे। तो चलिए इसका अध्ययन करते हैं। देखिए, महाभोज मन्नू भंडारी द्वारा रचित नाटक है जो 1982 में प्रकाशित हुआ था। और ये इसका जो दृश्य है ये 10 दृश्यों में विभाजित है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि कितने दृश्यों में विभाजित है, तो 10 दृश्यों में ये विभाजित है। और भारतीय राजनीति तथा अपराध के गठजोड़ का ये यथार्थ चित्रण करता है कि जब भारत आज़ाद हुआ था और उसके बाद में जब वो राजनीतिक सत्ता अपने ही लोगों के हाथ में आई थी, अपने ही भारतीय लोगों के हाथ में आई थी, और एक विश्वास था कि जब अपने लोग बैठेंगे तो अपने लोगों के साथ इंसाफ करेंगे। पर यहाँ पे माहौल कुछ और हो गया। अपने ही लोग अपनों की टांग खींचने लगे, अपने ही लोग अपनों का शोषण करने लगे। और किस तरह से राजनीतिक जो गतिविधियां हैं या राजनीतिक स्तर है वो किस तरह से अपराध के साथ मिल गया है और किस तरह से वो जनता का शोषण करते हैं, वही हम यहाँ पे देखेंगे। महाभोज उपन्यास 1981 में इसका नाट्य रूपांतरण भी हुआ है। इसका नाट्य रूपांतरण अलग अलग मंच में अलग अलग जगह पे इसका रूपांतरण किया गया है, नाट्य के रूप में इसको प्रस्तुत किया है और जनता को जागृत करने का प्रयास किया गया है। इसकी जो प्रथम प्रस्तुति है 1982 की है, जिसका राष्ट्रीय नाट्य महाविद्यालय पे उसका मंचन हुआ है। और उसके जो निर्देशक है वो अमाल अलाना है। तो ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो हम तो ये देख ही रहे हैं कि इसका जो मतलब मेन कहाँ से इसका उद्भव हुआ, मतलब उद्भव क्या कहेंगे इसको, हम ये कह सकते हैं कि इस नाटक को किसने लिखा है, इसमें कितने दृश्य है, ये कौन सी पृष्ठभूमि में लिखा है, इसका मंचन कहाँ पे हुआ है, इसका नाट्य रूपांतरण कहाँ पे हुआ। तो ये सब प्रश्न यदि पूछा जाए तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इस उपन्यास को समझने से पहले हम इसके जो प्रमुख पात्र हैं उसका थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी एकत्रित कर लेते हैं। तो इस नाटक के जो प्रमुख पात्र हैं, सबसे पहले जो दा साहब है, दा साहब इस कहानी का मेन किरदार है या इस कहानी का खलनायक कह सकते हैं, जो मुख्यमंत्री हैं। और ये जो बातों की ऊपरी व्यवहार में आदर्शवादी है, परंतु व्यवहार में ठीक उसका उलट है। यानी कहने का मतलब ये रहते तो बहुत शांत है और दिखाते हैं कि बहुत आदर्शवादी है, पर इनकी कूटनीति और इनकी जो राजनीतिक विचारधारा है वो अलग ही है। ये करते कुछ और है, बोलते कुछ और है, शांत रहते हैं और मन में चोरी चोरी सब कुछ काम कर लेते हैं। कहने का मतलब जो एक मुख्यमंत्री नहीं कहेंगे, जो नेता रहता है वो किस तरह से कहता कुछ और है और करता कुछ और है और षड्यंत्र कुछ और बनाता है और अपनी इस नीति के कारण अपना उल्लू सीधा करके गद्दी पे बैठा रहता है। तो उसी को यहाँ पे बताने का प्रयत्न किया है। और हरिजन और खेत मजदूरों के साधन के लिए ये क्या करता है, आगे हम बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। और फिर ये जो दा साहब है ये मुख्यमंत्री के पद या दो आदमी है, जिसमें लोचन सिंह है और दूसरा जोरावर सिंह है। जो जोरावर सिंह जो है वो यहाँ पर जो है वो शत्रु या विलन कह सकते हैं, जो विशेषर की मौत का जिम्मेदार रहता है और जिसके कारण सारी अर्थव्यवस्था या सारी जो राजनीति वो बिगड़ जाती है। और इसमें किस तरह से दास साहब उसको संभालते हैं उसका हम अध्ययन करेंगे। जो बिंदा है वो दूसरा जो है विशेषर है विशु, हरिजन का हमदर्द है। हरिजन का हमदर्द कैसा है, मतलब विशु जो है पढ़ा लिखा व्यक्ति है और उसे पता रहता है कि ये जो कांड किया हुआ है, कांड किया मतलब सरोवा गांव में जो आग लगा देते हैं, जो हरिजन की बस्ती में आग लगा देते हैं और आग लगा के पूरी बस्ती
जला देते हैं, उसका दोषी कौन है और किसने षड्यंत्र रच के उस बस्ती को उस बस्ती का पूरा सत्यानाश किया, उसके बारे में उसे पूरी जानकारी रहती है। और पूरे सबूत लेकर वह कहाँ जाना चाहता है, दिल्ली में जाना चाहता है और दिल्ली में जाके इनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहता है। परंतु जैसे ही दास साहब का जो आदमी जोरावर है उसको ये घटना पता चल जाती है और वो क्या करता है इसका मर्डर करवा देता है और गांव के बाहर, सरोवा गांव के बाहर उसको मार के फेंक देता है। और उस समय जब देखा जाए तो उस समय का जो माहौल रहता है, विधानसभा का चुनाव रहता है उस समय, तो ये माहौल किस तरह से गर्माता है वो भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। और वही टॉपिक किस तरह से संसद में धूम मचाता है और किस तरह से दास साहब अपनी कूटनीति विचारधारा या अपने कूटनीति दिमाग के माध्यम से किस तरह से जनता को उल्लू बनाते हैं और किस तरह से गद्दी में बैठते हैं और किस तरह से दोषी होकर भी निर्दोष बने रहते हैं और दोषी को किस तरह से जेल में जाते हैं, ये भी हम देखेंगे। सक्सेना एसपी जो कि विशेषर की मौत का जो एविडेंस इकट्ठा करता है और पूरी ईमानदारी के साथ वो काम तो करता है, परंतु दास साहब जो है उसको क्या करते हैं, दास साहब उसका ट्रांसफ़र करवा देते हैं। क्योंकि देखो, जो सत्ताधारी नेता होते हैं वो अपने खिलाफ जितने भी सबूत है उसको किसी न किसी तरह से दबाने का प्रयत्न करते हैं। तो देखिए हम किस तरह से आगे देखते हैं, ठीक है। अब दूसरा जोरावर कौन है, दास साहब का आदमी है जो कि बहुत गर्म माइंड का है और गुंडा है। कुछ होता है तो सीधा चक्कू छुरी पे ही बात करता है और यही जोरावर क्या होता है, विशेषर की मौत का कारण रहता है, ठीक है। उसके बाद दत्ता बाबू है। अब जो दत्ता बाबू है वो क्या है, वो मशाल साप्ताहिक के संपादक हैं, ठीक है। अखबार में बहुत घाटा आ गया है क्योंकि विज्ञापन का अभाव था। तो दत्ता साहब से क्या होता है, कागज और विज्ञापन का आश्वासन मिलने पर वो क्या करता है, गलत नीतियों का समर्थन करता है और उनके झूठ में साथ देता है, ठीक है। वो अपने स्वार्थ के कारण और धन लोलुपता के कारण वो क्या करता है, दास साहब का साथ देता है और विशेषर की मौत को झूठा बताकर क्या करता है, वो उसका जो दोस्त है उसको फंसा देता है, बिंदा को, ठीक है ना। और ऐसा पत्रिका में छापकर वो अपनी पब्लिसिटी भी कर लेता है और जो नेता है उसका साथ भी देता है। महेश बाबू है यहाँ पर, दिल्ली से आया हुआ एक रिसर्च स्कॉलर है, ठीक है। अब नाटक की जो गौण पात्र है जिसकी ज़्यादा भूमिका नहीं है तो उसमें सुकुल बाबू है यहाँ पर महत्वपूर्ण व्यक्ति है क्योंकि ये 2 बार विधानसभा के चुनाव जीत चुके हैं और इनका हरिजन जनता पर बहुत ज़्यादा प्रभाव है। और दास साहब को और उसके जो दोनों आदमी रहते हैं वो उनको ऐसा लगता है कि ये जो सुकुल बाबू है अब की बार चुनाव फिर से जीत जाएंगे। जो लोचन सिंह है उनको भी ऐसा लगता है कि अब ये जीत जाएंगे, तो उसका डर बना रहता है। और सुकुल बाबू सचमुच थोड़े बहुत अच्छे रहते हैं बाकियों की कंपेयर में क्योंकि वो 2 बार से विधानसभा के चुनाव जीत चुके हैं और वहाँ के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और अभी विशु की मौत का कारण जो है उसको ही आधार बनाकर इनका जो कह सकते हैं कि इनका जो वहाँ पर जो प्रभाव है बहुत ही प्रगाढ़ हो चुका है क्योंकि जोरावर अब विलन बन चुका है वहाँ की जनता के बीच में। पर किस तरह से दाव पेच खेला जाता है और किस तरह से विधानसभा के चुनाव में बाद में जीत दास साहब की होती है ये हम देखेंगे। काशी है, अप्पा साहब है, पांडे जी है, लखन है, जमुना बहन है, सिन्हा भवानी है, नरोत्तम रति, मोहन सिंह, हीरा, रुक्मा, वैरव सिंह और लड़की योगेश्वर साहू जैसे बहुत सारे ऐसे गौण पात्र हैं। यहाँ पे बहुत सारे इस उपन्यास में बहुत सारे ऐसे गौण पात्र भी है और महत्वपूर्ण भी है, ठीक है। तो ये सारे जो पात्र दिए हैं उनके बारे में थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी है क्योंकि यदि आपके क्वेश्चन में इस तरह के प्रश्न पूछे जाए कि इस उपन्यास में कौन कौन से पात्र थे तो वो आपके लिए उपयोगी होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका कथानक देखते हैं हम। ये जो महाभोज का जो उपन्यास है इसकी जो शुरुआत है वो बिहार के पटना जिले के बेरछी नरसंहार से है, ठीक है ना। ये जो उपन्यास लिखा गया है ना उसकी जो प्रमुख घटना है या उसका प्रमुख आधार है तो ये पटना जिले के बेलछी गांव में जो नरसंहार हुआ था उसके आधार पर रचा हुआ ये उपन्यास है और सरोहा गांव की पृष्ठभूमि में रचा गया हुआ है। यहाँ पे जो गांव का वर्णन दिया गया है वो सरोहा गांव
दिया है जहाँ पे विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। और जाहिर सी बात है कि जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ का माहौल गर्म होता है, हर एक छोटे छोटे मुद्दे को उठाया जाता है। तो नाटक की जो शुरुआत है वो विशु की मौत से होती है। विशु मतलब विशेषर, उसकी मौत से होता है। कि कैसा होता है कि जो गांव के बाहर विशु को मार के डाल दिया जाता है, ठीक है। और मार के डालने के बाद क्या होता है कि वहाँ पर जब सुबह होती है सब लोग देखते हैं तो क्या देखते हैं कि कोई व्यक्ति मरा पड़ा हुआ है। तो कोई उसे हाथ नहीं लगाता, उसे लगता है कि ऐसे ही उसकी मृत्यु हो गई होंगी। पर जब देखते हैं तो कौन मरा है? विश्वेश्वर मरा है, विशु मरा है और विशु को किसी ने मार के डाला है। और सब जो फिर वो मुद्दा गर्म हो जाता है, क्योंकि सब गांव वाले जब इकट्ठे होते हैं तब उनको ऐसा लगता है कि ऐसे ही गुजरा होगा। पर बाद में पता चलता है कि उसकी हत्या हुई है। और हत्या किसने किया है? दास साहब का जो आदमी है जोरावर, उसने उसे चाय में पिलाकर जहर दे दिया है, ठीक है। चाय में जहर मिलाकर उसकी हत्या कर दी है और उसे आत्महत्या का स्वरूप बाद में दिया जाता है, ठीक है। तो उसकी हत्या हो जाती है, हत्या करके वो डाल देते हैं। क्योंकि विशेषकर जो व्यक्ति है वो पढ़ा लिखा ईमानदार व्यक्ति है और अपने गांव का होनहार लड़का है, जो सारी चीज़ों में सब सारी गतिविधियों को जानता है। और ये भी जानता है कि पिछले बार जो झुग्गी झोपड़ी में जिसने आग लगाई थी वो आग का जिम्मेदार कौन है, किसने वहाँ पे आग लगाया और वहाँ की इतनी सारी जो दुर्घटना हुई और इतने सारे लोगों की मौत का कारण कौन है, ये वो जानता था। और ये जानने के कारण वो क्या करता है, एविडेंस और जितने भी सबूत है वो इकट्ठा करता है और उस इकट्ठा सबूत को वो दिल्ली में ले जाना चाहता है, संसद के सामने प्रस्तुत करना चाहता है कि किस तरह से देखिए इस तरह से ये जो जोरावर है और दास साहब है उन्होंने अपने मतलब के लिए, अपने फ़ायदे के लिए झुग्गी झोपड़ी में आग लगाई है। और वो सारा जो सबूत है वो दिल्ली में पेश करना चाहता है। क्योंकि जिस समय आग लगाई जाती है, झुग्गी झोपड़ी जलाई जाती है, तो वहाँ पर जो रिपोर्ट करने के लिए वहाँ के गांव वाले जहाँ पुलिस थाने में जाते हैं तो पुलिस वाला भी साथ नहीं देता, क्योंकि इंस्पेक्टर बाहर गए रहते हैं और जो उसके जो छोटे कांस्टेबल है वो दोनों रहते हैं। पर वो बोलते हैं कि हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, हम कोई रिपोर्ट नहीं लिखेंगे जब तक हमारे सर नहीं आते। तो ऐसा करने से क्या होता है कि वो ना जाके देखते हैं ना करते हैं, और बाद में जब ये पेपर में छपता है तब उस पर एक्शन लिया जाता है। तो एक्शन जब लिया जाता है तो बेचारे जो दोनों कांस्टेबल है ना उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, पर जो इंस्पेक्टर रहता है वो अपनी गद्दी बचा लेता है, वो अपना हाथ झाड़ लेता है और बेचारे नीचे तबके के जो है ना पुलिस वाले वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं। तो फिर अब ऐसा लगता है कि मामला गर्म है और अभी कोई कार्रवाई नहीं ली तो हमारे ऊपर ही आएगा करके, तो पुलिस वाला भी थोड़ा सतर्क हो जाता है और जब विशु की मौत होती है तो जाके वहाँ पे थोड़ी बहुत छानबीन करता है। और उसके बाद में लोगों को पता है कि किसने आग लगाया है, पर आगे वाला सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। तो इस तरह से हमारी जो सरकार की जो व्यवस्था है, ये हमारे भारतीय समाज की जो व्यवस्था है उसको दर्शाने का प्रयत्न किया गया है कि किस तरह से सत्ताधारी व्यक्ति के विरुद्ध पुलिस अधिकारी भी कुछ नहीं बोलते हैं। आम जनता जाकर पुलिस थाने में जा के रिपोर्ट लिखाते रहेंगी, तब भी उनकी कोई सुनने वाला नहीं रहता है। तो इस तरह से ये दर्शाने का प्रयत्न किया है इस उपन्यास के माध्यम से। फिर क्या होता है कि विशेषर को जो जहर दे के मारा गया है उसको दबाने के लिए दास साहब दाव पेच खेलते हैं। और फिर देखो ये विधानसभा का चुनाव होने वाला है तो मामला बहुत गर्म है। उसमें सुकुल बाबू जो है वहाँ पे 2 बार से यानी 10 साल तक उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया है वहाँ पे, और उनका पगड़ा वहाँ पे मजबूत है। तो अब सुकुल बाबू तो अब अपना राजनीतिक दांवपेच खेल ही रहे हैं वहाँ पर। और विशु की मौत का फ़ायदा तो सभी दल के लोग उठा रहे हैं, विधानसभा में भी इस बात को जोर दिया जा रहा है और इस तरह से वो जो चुनावी मुद्दा बना के इनको बहुत ज़्यादा उछाला जा रहा है। और इसमें क्या करते हैं फिर जो दास साहब रहते हैं वो दास साहब के पास ये जो जोरावर है और लखन सिंह है वो भी जाते हैं कि देखो अब मुश्किल है हमारा चुनाव में जीतना, क्योंकि जोरावर ने हत्या कर दी है और वो हरिजन समाज की बस्ती है और हरिजन से तो हमको वोट मिलने वाले नहीं है, क्योंकि सुकुल बाबू वहाँ पर है। अब ऐसा लगता है कि अब सत्ता से हम चले जाएंगे, ऐसा वैसा उनको लगते रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि दास साहब है बहुत ही कूल माइंड से, शांति माइंड से क्या करते हैं, नीति बनाते हैं। और वो बोलते जोरावर को कि तुमको घबराने की ज़रूरत नहीं है, लखन सिंह को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और वो क्या करते हैं, पत्रकार को भी खरीद लेते हैं और जो
पुलिस वाला उसकी छानबीन कर रहा था, जो रिपोर्ट इकट्ठा किया था उस पुलिस वाले को भी बुलाया जाता है और कहते हैं कि यदि तुमको यहाँ पर रहना है तो यदि तुमको यहाँ रहना है तो ये छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो तुमको हम क्या करते तुम्हारा तबादला कर देंगे या फिर वो करेंगे, तो तुम्हें ये जो रिपोर्ट है उसको झूठी करार करनी पड़ेगी, ऐसा वैसा। तो क्या करते हैं, इसका तबादला कर दिया जाता है, जो एसपी सक्सेना है उसका तबादला कर दिया जाता है। तो इसमें ये उपन्यास में दर्शाने का प्रयत्न किया है कि जो सही के विरुद्ध आवाज उठाता है उसका कुछ ना कुछ कर देते हैं। एक तो पुलिस वाले हमारा साथ देते नहीं है क्योंकि सरकार का प्रेशर रहता है, और जो पुलिस वाले ईमानदार रहते हैं उसको सस्पेंड कर दिया जाता है या उसको उसके साथ कुछ गलत कर दिया जाता है। तो यहाँ पे एसपी सक्सेना का क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है और उसकी जगह नए व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है और बोलते हैं कि अब तुमको क्या करना है, इस केस को की झूठी रिपोर्ट तैयार करनी है। तो सक्सेना को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, उसकी जगह दूसरे को बैठाल दिया जाता है और दूसरे को बैठाने के बाद वो गलत रिपोर्ट तैयार करता है और जो उसका दोस्त है, विशेषर का दोस्त जो बिंदा है, उसको झूठे आरोप में फंसा दिया जाता है। क्योंकि अब बिंदा क्या करता है, विशेषर की आवाज़ को ऊपर उठाता है और क्या करता है, वो इंसाफ की मांग करता है और अपने जो दोस्त है उसको इंसाफ दिलाना चाहता है। पर क्या करते हैं कि बिंदा ज़्यादा आवाज़ कर रहा है या बिंदा ज़्यादा हमारे लिए नुकसानदायक है, तो इसलिए क्या करते हैं, बिंदा को झूठा आरोप लगा देते हैं कि बिंदा ने ही विशेषर की मौत की है या उसको जहर पिलाया है, उसकी हत्या की है और उसके आरोप में उसको जेल में डाल दिया जाता है। और जो पत्रकार है, पत्रकार कौन है यहाँ पे, दत्ता बाबू जो है, जिसकी मसाल पत्रिका है और जो अभी चल नहीं रही है, तो उसको क्या करते हैं, उसको भी थोड़ी सी लालच दे देते हैं कि तुम्हारे पत्रकार की, तुम्हारे समाचार पत्र की पब्लिसिटी हो जाएगी यदि तुम हमारी ऐसे ऐसे न्यूज़ को छपाओगे तुम। तो वो भी इसका साथ देता है। तो बिंदा को क्या कर देते हैं, बिंदा को दोषी बना दिया जाता है और उसको उसके बारे में कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की मृत्यु कर दिया, ऐसा मतलब मृत्यु कर दिया या उसकी हत्या कर दी, ऐसा लिखा जाता है। और यहाँ पर क्या करते, दा साहब कूटनीति का खेल खेलते हैं। अभी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उनको पता है कि इसका हत्यारा कौन है, तो वो क्या करते हैं, वो जाके जो विधानसभा में रैलियां निकालते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, दा साहब भी रैली निकालते हैं और जनता को भ्रम में डालने के लिए क्या करते हैं, नए नए उद्योग की घोषणा करते हैं और बोलते हैं, जब वहाँ पे जो भाषण देने जाते हैं तो बोलते हैं कि देखो मैं आम जनता के लिए क्या करने वाला हूँ, आम जनता के लिए मैं नई नई योजना लागू कर रहा हूँ और लघु उद्योग स्थापित करना चाहता हूँ और वो अपने पैसे से कर रहा हूँ, गवर्नमेंट का मुझे कोई सपोर्ट नहीं है। और दूसरी बात, वो जो लघु उद्योग स्थापित करता है ना, उसका उद्घाटन वो विशेषर के जो पिता है हीरा, उसके हाथों से करवाता है। उसके हाथों से इसलिए करवाता है कि जनता पर एक अच्छा इंप्रेशन जाए कि देखो जो दा साहब है वो आम जनता के बारे में कितना सोचते हैं और आम जनता से भेदभाव नहीं करते हैं। यहाँ पर जब वो रैली के लिए आते हैं तो वो क्या करते हैं, विशेषर के घर जाते हैं और विशेषर का घर जो है वो गली कुचड़ी में है, वहाँ पे गाड़ियाँ नहीं जाती है, तो ये पैदल जाते हैं, उसके पिता को लेकर आते हैं, गाड़ी में बैठाते हैं और अपने साथ जहाँ पे रैली होने वाली है वहाँ पे ले जाते हैं और घोषणा करते हैं कि मैं यहाँ पे एक उद्योग स्थापित करना चाहता हूँ आम जनता के लिए और उसका उद्घाटन आम व्यक्ति ही करेगा और हीरा के हाथ से वो उद्घाटन करवाते हैं। तो जनता के सामने उसकी एक इमेज बन जाती है और वो इमेज का फायदा कब मिलता है उसको, विधानसभा के चुनाव में। तो दा साहब इस तरह से कूटनीति खेलते हैं और जो मौत का दोषी है उसको ही, उस जो मौत का दोषी है वही राजा बन के रहता है और वो अपने लोगों को, अपना नाम खराब नहीं करता अपने दल का। वो क्या करता है, हीरा के पिता को उद्घाटन करवाता है तो इससे अलग इंप्रेशन जनता पे बन जाता है। दूसरी बात, आम जनता सोचने लगती है कि इतना बड़ा मुख्यमंत्री उसके हाथ से ही उद्घाटन करवा रहा है, तो बहुत बड़ा इम्प्रेशन पड़ जाता है। और दूसरी बात, लघु उद्योग की जो वो करता है, योजना बनाता है, उसको भी लागू करता है, तो आम जनता और उससे प्रभावित हो जाती है। और दूसरी बात, पत्रकार को खरीद लेता है, तो पत्रकार इसके बारे में तारीफ पे तारीफ छापते जाते हैं और विशेषर की मौत का जो दोषी है उसको उसके दोस्त पर डाल देते, बिंदा पर।
और यहाँ पर जितने भी बताए हैं, मतलब इसके माध्यम से बताने का प्रयत्न किया गया है कि किस तरह से जो सत्ताधारी व्यक्ति है अपनी ताकत के बल पर, अपनी सत्ता के बल पर क्या करता है, सारे लोगों को खरीद लेता है और सच बात को गलत बात में साबित करता है, गलत बात को सच बात में साबित करके अपना उल्लू सीधा करता है और जनता की नज़र में अच्छा बना रहता है। तो इसमें यही बताने का प्रयत्न किया है कि किस तरह से सत्ताधारी व्यक्ति अपना उल्लू सीधा करने के लिए सांप्रदायिक दंगे करवाते हैं, आम जनता को आपस में लड़ाते हैं और खुद अपने पद पर बने रहते हैं। उनका नुकसान नहीं होता है और वो कूल माइंड से, क्योंकि अपराध करवाना और किसी को मरवाना ये सब तो उनके बाएं हाथ का खेल रहता है और इसको वो सीरियस भी नहीं लेते हैं। उनके लिए एक दो मर्डर करवाना, झुग्गी झोपड़ियों में दंगे करवाना या आग लगाना ये आम बात है। और उनका साथ आज हमारे देश में लोकतंत्र व्यवस्था अपनाई गई है कि कोई भी सत्ता के विरुद्ध बोल सकता है। पर क्या सचमुच लगता है कि हम क्या स्वतंत्र हैं? क्या हम लोकतंत्र के जो लोकतंत्र सचमुच हम में है? क्या हम जनता होकर सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठा सकते हैं? आज कोई व्यक्ति या आम व्यक्ति जनता के खिलाफ जनता अपने राजा के खिलाफ यदि कुछ बोलता है तो तुरंत ही उसका काम ख़त्म कर दिया जाता है या फिर उसके इस तरह से टॉर्चर किया जाता है कि वो आवाज़ ना उठाए। और जो सत्ताधारी व्यक्ति है वो कांट पे कांट करते जाते हैं और सफ़ेद चादर का पर्दा लगा के अपनी छवि स्वच्छ कर लेते हैं और यहाँ पे अपराध करते ही जाते हैं। तो इसी को दर्शाने का प्रयत्न इस उपन्यास में किया गया है। तो आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।